बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्स वीके और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के हवाले से। जो स्टूडेंट्स 9th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री की वजह से परेशान है और केमिस्ट्री के पेपर्स के लिए बहुत डिस्टर्ब है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक वीडियो बहुत दिलचस्प और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही थोड़े समझ लें कि इतने शॉर्ट क्वेश्चंस लाया हूँ एक पूरी बुक के निकाल के। आपने अगर वो कर लिया तो इंशाल्लाह आप पूरी बुक के क्वेश्चंस को आसानी से याद कर लें और अपने पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े जरूर रहिएगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाऊंगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड के लॉन्ग एग्जाम्स भी और एक आधा न्यूमेरिकल जो उसके अंदर आता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करें। बेटा आपने क्या करना है कि पिछले 5 साल पास्ट पेपर को उठाना है, उसके अंदर जो पहले 5 साल पेपर हैं उसके आपने न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वहीं से ही आपका उसी 5 साल पास पेपर के अंदर से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे और इंशाल्लाह अगर वो आपने 5 से 10 पेपर बनते हैं उसके 10 12 एमसीक्यूज होंगे। अगर वो आपने कर लिए तो इंशाल्लाह वो आपके 10 नंबर जो 12 नंबर एमसीक्यूज होते हैं आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगला हमारा पार्ट बनता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर बेटा हमारे 3 पेपर्स बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो ये स्टूडेंट्स आप इस तरह करें कि आप बुक हाथ में रख लें और हाइलाइटर है तो हाइलाइटर रख लें, नहीं तो टेक्स्ट बुक के ऊपर ना क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। मैं आपके बाद पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हुए, ये तकरीबन बेटा 30 से 40 सवाल बनेंगे। अगर आपने ये कर लिए तो इसमें क्या होगा कि आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और आप इसमें से पेपर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जो बेटा स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है आप इस तरह करें कि बुक के ऊपर ना साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में किस तरह बन सकता है, किस लिहाज से होगा। मैं बेटा आपको उर्दू में ही लगवाऊंगा, आपने उस इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में थोड़ा सा एडजस्टेबल कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा किसी को नहीं समझ आ रही तो स्टूडेंट्स में हमें कमेंट्स में बता दें कि सर हमें इंग्लिश में बता दें, तो मैं आपको इंग्लिश में भी वो गेस्ट दोबारा लगवा दूंगा, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा है केमिस्ट्री की इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया, कोई सी 3 वजूहात लिखें। पहला सवाल, केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया कि कोई से 3 वजूहात लिखें, ठीक है बेटा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री में ज़ेर मुतालिया ज़्यादातर कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कहलाते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शाखों में क्या फ़र्क है। पहला दूसरा सवाल कि बायोकेमिस्ट्री में ज़ेर मुतालिया या ज़्यादातर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शाखों में क्या फ़र्क है। तीसरा सवाल बेटा हमारे पास है एटम्स के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये बेटा हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल हमारा है पहले शेल से दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। पहले शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। बेटा अगला सवाल है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेटा छठा सवाल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमारे पुराने ख्यालात क्या हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमारे पुराने ख्यालात क्या हैं और वक्त के साथ इनमें क्या तब्दीली आई है, ये बेटा हमारा छठा सवाल है। सातवां सवाल बेटा हमारा है एलिमेंट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। एलिमेंट्स एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास एक सवाल है क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड एक मजबूत बाउंड है। क्या कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बाउंड एक मजबूत बाउंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको साथ में इंपॉर्टेंट भी लगा ले। एक और बेटा बायो BI एक बीटा केमिकल है, उसके 83 हाफ लाइफ है और 210 फुल, मतलब के एटॉमिक मास उसका 83 है और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 210 में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा अगला सवाल है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लिखे, वो सेम है जैसे डॉट बनाना है वैसे क्रॉस आपने लगा देना है, ठीक है। डॉट की जगह आपने क्रॉस ऐड कर देना होता है। उसके बाद बेटा है मेटल्स हरारत के कंडक्टर कैसे हैं, ठीक है। अगला सवाल मेटल हरारत के कंडक्टर कैसे हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिन एक माया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HF एक माया है और HCl एक गैस है, ऐसा क्यों, ठीक है। ये भी सवाल है बेटा। और उसके बाद बेटा लिखे गया बेटा अगला कह रहा है अगर गर्म पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स गर्म पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि 1.5 गिलास की गर्म पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त किस कानून की पैरवी करनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त किस कानून की पैरवी करनी चाहिए। उसके बाद बेटा अगला सवाल है
केमिकल इक्वेशन की अहमियत लिखें, केमिकल इक्वेशंस की अहमियत लिखें। उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, बायो बाउंड कार्डियोलॉजिस्टिक एंड थर्मिक अमल को है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, दर्जा झैल में रिएक्शन की ट्रांजिशन सेट्स की साख्त लिखें। दर्जा झैल रिएक्शंस की ट्रांजिशन सेट्स की साख्त लिखें, जो कि हमारे पास एक नीचे इक्वेशन होगी H2 + Cl2 = 2HCl। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे जिस्म में, या लिख लें कि हमारे जिस्म में बेटा हमारा अगला सवाल है, हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन क्या काम करती है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है हमारे पास, कुछ रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इनको ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है कि हमारे पास क्या फिजिकल तब्दीली केमिकल तब्दीली की तरह रिवर्सिबल हो सकता है। क्या फिजिकल तब्दीली केमिकल तब्दीली की तरह रिवर्सिबल हो सकता है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है। उसके बाद बेटा क्या आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं, इसके बरक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है, कैल्शियम मेटल किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। अगला सवाल है कैल्शियम मेटल। उसके बाद बेटा अगला हमारा सवाल है, सोडियम कार्बोनेट पानी में एक बेस की तरह की खुसूसियात क्यों रखता है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिड है या बेस। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है, आप किस तरह साबित करेंगे कि HSO4 एक ब्रॉन्स्टेड डॉरी एसिड है। ठीक है, अब किस तरह प्रूव करेंगे। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, लव्स पीरियोडिक की क्या अहमियत है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर का इंतखाब क्यों किया गया। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, पीरियड्स में एलिमेंट्स की खास तरतीज कम क्यों होती है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, छठे और सातवें ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स क्यों मौजूद हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है, क्या इलेक्ट्रॉन खोलता है या हासिल करता है, या इलेक्ट्रॉन को खींचता है खोलता है, या मतलब यहाँ पे खोता हुआ लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप इस समय वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करता है या सिर्फ गेन करता है, देता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है, मैग्नीशियम के लिए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दूसरी से कम क्यों है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, आप किस एटम का रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं, आप किसी एटम का रेडियस कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, जब हम ग्रुप 1 में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनका अल्कलाइन मेटल का काटना आसान क्यों हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल, हैलोजन के साथ पोटाशियम रिएक्टिवेट के बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास अगला सवाल है, आयोडीन आम दर्जा हरारत में ठोस हालत में क्यों पाई जाती है। ठीक है, आयोडीन आम दर्जा हरारत पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद। माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, क्या नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और क्यों। ठीक है, और उसके बाद बेटा अगला सवाल है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद सल्फर किस तरह खतरनाक होता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा अगला हमारे पास सवाल है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04 है, ये किस तरह ये गैस हमारे माहौल के लिए खतरनाक है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुवाजना करें। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कसरत से क्यों पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगला सवाल, आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट का मुआयना कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है आपके लिए, कम मास वाले हाइड्रोकार्बन्स के असूल के लिए नेफ्थेनाइन फ्रैक्शन को किस तरह तहलील किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद है बेटा क्लोरोमेथीन और मेथीन में तब्दील करें, क्लोरोमेथीन को मेथीन के अंदर तब्दील करें। ठीक है, ये तकरीबन स्टूडेंट्स आपके बुक के अंदर से सवाल थे, तकरीबन इंपॉर्टेंट यही स्टूडेंट्स अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आप अपने केमिस्ट्री का पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके थे पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।